हेलो, चलो कोलिजन स्टार्ट करते हैं। कोलिजन को हम लोग इम्पैक्ट भी कहते हैं। सो इम्पैक्ट और कोलिजन इज़ एन इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ड्यूरिंग वेरी स्मॉल ड्यूरेशन in which they exert relatively large forces on each other. Interaction forces during an impact are created either due to direct contact or strong repulsive force fields or some connecting links. These forces are so large as compared to the external forces acting on either of the bodies that the effects of the latter can be neglected. The duration of the interaction is short enough to permit us only to consider the state of motion just before and after the particles after the event and not during the impact. Duration of an impact ranges from 10 to the power minus 23 seconds for impacts between elementary particles to billions of years for impacts between galaxies. The impact we observe in everyday life, such as between two balls, lasts from 10 to the power minus 3 seconds to few seconds. For example, when an alpha particle passes through the nucleus of a gold atom, as in Rutherford's experiment, it gets deflected in very short time. Deflection means a change in the direction of motion, a change in velocity, and a change in velocity. In this process, the particles do not touch each other. For example, let us take another example. When a rubber ball strikes a floor, it remains in contact with the floor for a very short time in which it changes its velocity. This is an example of collision where physical contact takes place between the colliding bodies. As a result of collision, the momentum and kinetic energy of the interacting bodies change. Forces involved in the collision are action relation forces, that is, internal forces of the system. Action reaction. The total momentum remains conserved in any type of collision. Alright, so देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो याद रखना, कहीं अगर इम्पैक्ट भी बोल दें तो उसका मतलब कोलिजन ही होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बहुत स्मॉल ड्यूरेशन का होता है, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन का होता है, जिसमें एक रिलेटिवली लार्ज फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं। ये जो होते हैं ये या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होंगे या फिर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फील्ड से, या कुछ तो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। हालांकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, रिमेंबर करने के लिए क्या पॉइंट याद रखना है वो बताते हैं सीधे सीधे। सो यहाँ पे आ जाओ। ये फोर्स इतने तगड़े होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होते हैं, जैसे मान लो मैंने 10 न्यूटन के सपोज़ यहाँ पे मैंने एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ दूसरा बॉल है। ये दोनों आपस में जब टकराए, जब कोलिजन हुआ, तो मैंने जो फोर्स इस बॉल पे लगाया था F1, सपोज इस पे जो लगा था F2, ये जो कोलिजन के बाद जो फोर्स बना, ये निकला, जो इंटरनल फोर्सेस ये सब थे, मान लो F-1 और F-2, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये F2 और F1 को निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके सामने ये F2 और F1 बहुत छोटे लगते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो रिमेंबर। फिर उसके बाद से कहता है कि जो इसका इंटरेक्शन का पीरियड है वो इतना शॉर्ट होता है कि हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसके पहले, जैसे ये पार्टिकल की कोलाइड होने के पहले जो वेलोसिटी थी, मान लो ये पार्टिकल A है, ये u वेलोसिटी से चल रहा था u1 से, ये पार्टिकल B है, ये सपोज़ करो u2 वेलोसिटी से चल रहा था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ u1 u2 स्टडी कर पाएंगे, और जब कोलिजन होगा तो हम लोग को नहीं पता चलेगा इसकी वेलोसिटीज़ क्या थी। अब कोलिजन के बाद सपोज़ करो ये v1 से चला और ये v2 से चला, तो अब हम लोग पहले की वेलोसिटी पढ़ पाएंगे, बाद की वेलोसिटी पढ़ पाएंगे, लेकिन उस ड्यूरेशन की वेलोसिटी नहीं पढ़ सकते। इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब ये कुछ टाइम रेंजेस दिए हुए हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर वही अल्फ़ा पार्टिकल का एग्जांपल है और रबर बॉल का एग्जांपल है। अल्फ़ा पार्टिकल वाले एग्जांपल में क्या है, कह रहा है कि डिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्शन में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कोलिजन हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड, जब रबर बॉल को फ्लोर पे गिराओगे, बॉलिंग करते हो ना, तो बॉल कोलाइड करती है फ्लोर से, फिर चढ़ जाती है। तो वो एग्जांपल है जब फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है दो कोलाइडिंग बॉडीज़ के बीच में। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी है कि द टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। अंडरस्टूड? ऑलराइट, अब देखो हेड ऑन कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन क्या होते हैं, या फिर इम्पैक्ट भी उन्हें कह सकते हैं। सो if the velocity vector of colliding bodies are direct along the line of impact, the impact is called direct or head-on impact. If the velocity vector of both or any of the bodies is not in the line of impact, the impact is called an oblique impact. ठीक है,
तो मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे बॉडीज़ टकरा गई तो वो हेड ऑन होगा, पर अगर एक बॉडी इधर से आ रही है, एक बॉडी इस लाइन पे आ रही है, मतलब एंगल से आ रही है, कुछ कुछ ऑब्लिकली आ रही है, तो वो ऑब्लिक इम्पैक्ट हो गया। अंडरस्टूड? फाइन। अब हम लोग देखो सिलेबस में ऑब्लिक इम्पैक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत थोड़ा सवाल बहुत नेग्लिजिबली आते हैं, तो हेड ऑन ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर टाइप का हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे, हेड ऑन इलास्टिक, हेड ऑन इन इलास्टिक, हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑल राइट, पर सबसे मेन हेड ऑन इलास्टिक होगा, तो ध्यान देंगे। अब चलो हेड ऑन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। कहता है टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन हेड ऑन इम्पैक्ट लेट अस कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ masses ma and mb moving with velocities u and ub in the same direction as shown. Velocity UA is larger than UB, so the ball A hits the ball B. During the impact, both the velocities push each other and first they get deformed till the deformation reaches its maximum value and then they try to regain their original shape due to elastic behavior of the material. तो ये लाइन याद रखना, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन इम्प्लांट कर सकता है इससे। बोला है कि जब इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि जब कोलिजन हो रहा है, तो जो दोनों बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे पे पुश कर रही हैं और डिफॉर्म करती हैं, ठीक है। फिर डिफॉर्मेशन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, सबसे ज़्यादा जो डिफॉर्मेशन हो सकता था वो होता है। उसके बाद से बॉडी अपनी टेंडेंसी टू रीगेन इट्स शेप रिटेन करती हैं, क्योंकि वो इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का, ठीक है। तो देखो जब कोलिजन हुआ, ये मत समझना कि ये पहले की बात कर रहे हैं, जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने में ये दोनों बॉडीज़ में डिफॉर्मेशन आया, तो कोलिजन होने के पहले से, मतलब जिस वेलोसिटी से चल के आए और जैसे भिड़े, वो टाइम से लेके जब एक्चुअली में भिड़े वहाँ तक के पीरियड को डिफॉर्मेशन पीरियड कहते हैं। और जब भिड़ चुके हो उसके बाद जब दूसरी वेलोसिटी से तुम मूव करना शुरू करोगे उसको रेस्टिट्यूशन पीरियड कहते हैं। ऑल राइट, सो इसको हम लोग रेस्टिट्यूशन पीरियड कहते हैं, इसको डिफॉर्मेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट शुरू हुआ, कोलिजन शुरू हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कोलिजन ख़त्म हो गया। समझ आ गई बात? मतलब ये लाइन बस याद रखना कि पहले डिफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद फिर से रेस्टिट्यूशन रहता है, मतलब वो अपनी रीगेन कर लेता है अपने क्या ओरिजिनल शेप को, ठीक। अब ये बोला यहाँ पे इस पीरियड को डिफॉर्मेशन पीरियड बोलते हैं, उसके आगे वाले पीरियड को रेस्टिट्यूशन पीरियड बोलते हैं। Due to push applied by the ball on each other during period of deformation, speed of ball A decreases and that of ball B increases. At the end deformation period, when the deformation is maximum, both balls move with same velocity, say it as u, ठीक है। तो it's nothing important, यही कह रहे हैं कि जब B बॉल है, सॉरी जो A बॉल है वो जब टकराएगी इससे, तो ऑब्वियसली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी थोड़ी सी, है ना, और बी वाले को धक्का लगेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, करेक्ट। तो जैसे जैसे डिफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहाँ पे हो जा रहा है, तो जो ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं फिर धीरे धीरे सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर सकती हैं, ठीक। और एक बात याद रखना, क्या बोला है यहाँ पे, बोला है व्हेन द डिफॉर्मेशन इज़ मैक्सिमम। तो ये पूछ सकता है कि व्हेन डिफॉर्मेशन इज स्टार्टिंग, व्हेन डिफॉर्मेशन इज़ मिनिमम, और लाइक दैट दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन कि कब ऐसा होता है। तो फिर याद रखना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होगा तो बॉल्स जो हैं वो सिमिलर वेलोसिटी यू से शुरू कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या रहता है, आफ्टर द बॉल्स विल आइदर मूव टुगेदर विद दिस वेलोसिटी, मतलब कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ये वेलोसिटी सेम अक्वायर कर लेते हैं। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये दोनों यू से ही चलें, या फिर आगे क्या कह रहा है, follow the period of restitution, either they will move together with the same velocity or they will follow the period of restitution. Now during the period of restitution, due to push applied by the balls on each other, speed of the ball A decreases further and that of ball B increases further till they separate from each other. Let us denote the velocities of ball A and B after the impact by VA and VB respectively. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इंस्टेंस ऑफ टाइम के लिए दोनों सेम वेलोसिटी से चल दिए, मान लो V मान लेते हैं हम लोग सेम वेलोसिटी को, ठीक है। कुछ हाँ मान लो इसको भी V, इसको भी V, बहुत कम टाइम के लिए जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो, यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं, ये तो उसके बाद का है ना सर, यहाँ पे हाँ यू बोला है, यहाँ पे वो दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे। अब इसके बाद क्या हो सकता है कि ये दोनों हो सकते हैं चिपक के साथ साथ चलते जाएँ सेम वेलोसिटी से, या फिर ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे, जिसमें से ए की वेलोसिटी डिक्रीज़ रहेगी और बी की वेलोसिटी इंक्रीज़ रहेगी। क्यों रहेगी, प्रैक्टिकली सोचो, एक बॉल रखी है, दूसरी बॉल को टकरा के उससे मारो तो इसकी बॉल की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी ना, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर टाइप का आ गया, तो ये थोड़ा सा इसको अपोज करेगा। सॉरी
यस। तो बी वाला जो है, इसको पीछे से एक धक्का लेगा, तुम्हें को धक्का देगा, तुम ऑलरेडी भाग रहे हो तो थोड़ा और जल्दी जल्दी भाग जाओगे, राइट। तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी को वी भी डिनोट किया है, इसकी वेलोसिटी को वी ए डिनोट किया होगा, ऑल राइट। अब यहाँ से ये फार्मूला का डेरिवेशन होता है, इन सबको छोड़ दो, कुछ मतलब इसका कुछ यूज़ नहीं है पेपर में, ये सब बस डेरिवेशन दिया है। अब क्या बोला है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग इम्पैक्ट, मोमेंटम का हमेशा कंजर्वेशन होगा, मतलब कि जो पहला मास है उसकी जो वेलोसिटी है प्लस जो दूसरा मास है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल होगी दोनों मासेस के सम में, और जो डिफॉर्मेशन पीरियड की वेलोसिटी थी उसके, ठीक है। तो ये मतलब ये बोला है इन क्या बोलता है मोमेंटम कंजर्वेशन के वाया ये रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट एक्चुअली में क्या है। ये देखो, ये मेन बात है, ये होता है व्हाट कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, विच कलर शुड आई हाईलाइट इट विथ, रेड वर्क्स, यस इट वर्क्स। तो अब ये हो गया हमारा व्हाट मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस पर लगा के सवाल कर सकते हो, पर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे चीज़ों को, तो सवाल लगाना और आसान रहेगा। पर पहले ये याद रखना कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब क्या है कि जो पहला बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है और जो दूसरा बॉल है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल, सॉरी ये फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो इक्वल होंगी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव बॉल्स। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, ये होता है ई, ठीक है, ई होता है ये। यूजुअली द फोर्स डी अप्लाइड बाय द बॉडीज व्हेन दे आर, ये सब छोड़ो, यहाँ पे आओ, ये चीज़ ये भी छोड़ो, यहाँ पे आओ, ये वाला ये डिब्बा बस याद रखो कि जो ई होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब कि जब इम्पैक्ट हो गया, जब कोलिजन हो गया उसके बाद क्या वेलोसिटी की डेल्टा वी है, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू याद रखो, यू एज इन पहले की वेलोसिटी कोलिजन होने से पहले की, और डेल्टा वी यानी कि बाद की वेलोसिटी, कोलिजन होने की बाद की वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द बॉडी, वेलोसिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पॉइंट्स बिफोर इम्पैक्ट, स्टेट ऑफ rotation of the bodies and temperature of the body. In general the value ranges from 0 to 1, but देखो ये लाइन याद रखो कि ऐसे तो इन जनरल 0 से 1 तक ही उसका वैल्यू होता है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन ऐसा कोलिजन जिसमें एडिशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें काइनेटिक एनर्जी एडिशनल बनती है, उसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ऑल राइट। रिमेंबर दिस लाइक दिस होल थिंग, रिमेंबर कि 1 तक होता है, पर अगर एडिशनल काइनेटिक एनर्जी बनी तो 1 से एक्सीड कर सकती है। अब देखते हैं हम लोग कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे, मतलब उसकी वैल्यू 0 है, इंटरमीडिएट है या 1 है, उस हिसाब से 3 टाइप के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी 3 नहीं 2 टाइप के यहाँ पे दिया, पर एक्चुअली तो 3 ही होता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको परफेक्टली प्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाले को नहीं लिया, तो 0 या 1 के बेसिस पे देखो, तो जो परफेक्टली प्लास्टिक या फिर इनइलास्टिक कॉम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, उसमें जो ई की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब कि जो बॉडी जो कोलाइड की हुई है वो दोनों चिपक जाएंगी, वो चिपक के भाग जाएंगी साथ में, ठीक है। तो ये होता है क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि इनकी जो वैल्यू होगी वो ई के बराबर होगी, ठीक है, बात समझ आई। अब ई का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, ई होता है ई इक्वल्स टू, अच्छा वो तो लिखा ही था, ठीक है रहने दो, फिर ये होता है। अब इसी को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करो तो क्या लिख सकते हैं, ये ई होता है इक्वल्स टू सपोज डेल्टा वी वेक्टर डेल्टा यू वेक्टर, मतलब साइन के साथ रखना, याद रखना ये बात कि वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या, अगर मान लो डेल्टा यू निकालना तो इंटू डेल्टा वी निकालना तो इंटू डेल्टा यू कर सकते हैं, या फिर डेल्टा यू निकालना तो अपॉन ई कर सकते हैं। तो ये यही चीज़ यहाँ पे वो करके दिया, ठीक। अब टाइप ऑफ कोलिजन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अच्छा 3 टाइप के जो होते हैं ना वो काइनेटिक एनर्जी के उस पर बेसिस पे होते हैं। कैसे देखो, जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बराबर होती है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है।
जो इनइलास्टिक होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, मतलब पहले वाली ज़्यादा होती है आगे वाली से, कोलिजन के बाद वाली से काइनेटिक एनर्जी पहले वाली ज़्यादा होती है। और जो इनइलास्टिक होता है इसमें तो चिपक ही जाते हैं। ठीक, तो क्या याद रखो, देखो ये मत भूलना कि मोमेंटम कंजर्वेशन, ये मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी तो बदल रही है, अलग अलग हो रही है तो मोमेंटम बदलेगा, नहीं, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन। सी हियर द लाइन्स इज गिवन, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी, बराबर होगी, कंजर्व होगी। इसमें काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर वाली है वो ज़्यादा होगी आफ्टर से, और ये तो चिपक ही जाएंगे, ठीक है, बात करनी। तो ये हमारे एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है। क्या बोलता है कि दो तरह के टाइप ऑफ कोलिजन्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो बेसिस पे, एक डायरेक्शन के बेसिस पे जो हेड ऑन और ऑब्लिक हो गया, और एक काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे जो कि इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक हो चुका है। ऑलराइट, अब ये लाइन याद रखो, मतलब इसमें सब कुछ हम लोग पहले देख ही चुके हैं। एक चीज़ जो पहले नई टेक्स्ट में थी वो ये थी, एक सेकेंड यार, हाँ ये लाइन देखो, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन लॉस ऑफ एनर्जी इज़ मैक्सिमम। तो इसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ये चीज़ याद रख लेना। ओके, अब चलो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें कहता है कि द head-on elastic collision is one in which colliding bodies move along the same straight line path before and after the collision। मतलब मैं यहाँ हूँ, एक आदमी यहाँ है, हम दोनों टकराए, फिर हम दोनों सीधे कोलाइड किया, उसके बाद से फिर इसी डायरेक्शन में हम दोनों चल पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं इधर चली वो उधर चला, नो, दोनों टकराए और फिर सेम डायरेक्शन में चल देंगे, उसे कहेंगे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब अज्यूम करते हैं कि जो इनिशियल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और u1 जो है वो u2 से बड़ा है ताकि कोलिजन हो पाए। सपोज़ करो ये u1 ही कम वेलोसिटी से चला तो क्या ये कभी कोलाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं हम लोग तो हमें ये चीज़ मिल जाती है। उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, इसमें याद है ना, कंजर्व मतलब इक्वल होती है, सॉरी कंजर्व नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ठीक है। तो इसमें फिर वो लगा दो तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। उसके बाद से हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, ये सब वो है क्या बोलते हैं ये सब डेरिवेशन है, किसी काम का नहीं है, जाने दो, छोड़ दो। ये याद रखो कि इन 1D इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? इट इज़ u बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, मतलब v, ठीक है। ये बोला है कि नो मैटर व्हाट मासेस आर कोलाइडिंग ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब ये लाइन याद रख लेना, मतलब भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, ठीक, ये लाइन याद रखो। अब सीधे आते हैं यार फॉर्मूले पे, यही तो है फार्मूला हमारा, ये दोनों फार्मूला है, मतलब अच्छा ठीक है। ये फार्मूला हमारा v1 v2 का है, ये v1 और v2 का फार्मूला है, इसको याद रखना। लाल कर दो इसको भी मैं, लाल 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 लाल, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना है हमें v1 v2 की वेलोसिटीज़ के लिए। मतलब व्हाट इज़ v1 एंड v2 ये तो पता है ना, v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, गेटिंग इट? सो रिमेंबर द वैल्यूज़ फॉर v1 एंड v2 थारली। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि v1 निकालो v2 निकालो, ये रहे इसके मास और इनिशियल वेलोसिटीज़। ऑल राइट, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या फार्मूला है, इसको भी याद कर सकते हैं तो लॉजिकली भी निकाल सकते हो वहाँ पे भी। पर देखो बोला क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को भी घुसा दो इसमें, तो कुछ ऐसा फार्मूला। पहले क्या फार्मूला था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसमें मल्टीप्लाइड था u1, ठीक है, v1 के लिए बता लो, प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, समझ आ गई ये बात। पहले ये था, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी जब इसमें घुसा दिया है हम लोगों ने तो यहाँ पे e हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस e हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस आ जाएंगे, मतलब यहाँ जो बाद वाले हैं उनमें e मल्टीप्लाई कर दो और जो अगला कंपोनेंट है उसमें 1 प्लस e कर दो, 2 हटा के, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये चीज़ याद रखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई दिख ही नहीं रहा यार, याद नहीं है मुझे फॉर्मूला, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू u1 u माइनस u2 का स्क्वायर,
ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने अभी सवाल इस पर किया नहीं है तो ऐसे ही है, ठीक है, छोड़ो इसको। अब बाउंसिंग ऑफ बॉल, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म में। एक दो चीज़ मैं और बता देती हूँ, क्या चीज़ है कि should I write it here only? ओके, यहाँ पे देखो, जब मान लो बॉल टकरा के चली गई तो कुछ एनर्जी वो ट्रांसफ़र की होगी, राइट। मतलब अगर मैं तुमसे टकराऊंगी तो मैं अपना कुछ एनर्जी तुम्हें ट्रांसफ़र करूँगी, तो वो कितनी होगी ट्रांसफ़र एनर्जी, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होगा, लेट मी राइट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या होगा, वो होगा मेरा, मान लो m1 की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हाफ m1 u1 माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर ऑब्वियसली अपॉन में, अब सिंस ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है तो टोटल एनर्जी भी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, ये ट्रांसफर्ड है, और ये दोनों मिला के क्या हुआ, ये फ्रैक्शन हो गए। समझ आ गई बात। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाइड वे में क्या आएगा इसका आंसर आएगा F इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन u v1 का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कैसे आया, ये कहाँ से आ गया, तो रुको अभी बताते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की, बट फिर भी देखो, ये देखो यहाँ पे v1 है ना, v1 इसकी वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो u होता है, u2 जो होता है वो 0 होता है, तो u2 जब 0 हुआ तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, फिर v1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ऐसे करके, मतलब अभी v1 की वैल्यू मत पुट करो, u2 0 हो गया तो ये सब ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, जब v1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या हो गया, तो हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर v1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आएगा। अब मान लो इसमें क्वेश्चंस में ना क्या करता है, बोल देता है कि m1 m2 का मास, m1 m2 का रेशियो निकालो, ठीक है, मासेस का रेशियो निकालो, और फिर दूसरा जैसे पार्ट्स में देगा तो बोलेगा एक में m1 m2 का रेशियो निकालो और उसका फ्रैक्शन निकालो, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे अगर मान लो रेशियो निकालना होगा तो ये हर जगह m2 से डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 प्लस m2 बाई m2 1 हो जाएगा आफ्टर ऑल, ठीक है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m1 बाई m2 और ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m1 बाई m2 अपॉन m1 बाई m2 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब यही बात हो गई, चलो तब फिर ओह शिट, यहाँ तक याद रख लो, फ्रैक्शन वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद डिराइव कर सकते हैं हम लोग, तो ये चीज़ याद रखने का। नाउ लेट मी सी, नाम करेंगे, ऑलराइट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, अब याद रखेंगे। नाउ यहाँ से बाउंसिंग ऑफ बॉल से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट, थैंक यू।